तो चलिए सर, बिना आप सबका टाइम वेस्ट करते हुए बात कर लेते हैं आज हम एसएफएम के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर म्यूचुअल फंड की। इस म्यूचुअल फंड के ऑडियो क्लिप्स के अंदर हम बात करने वाले हैं सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स के फॉर्मूलेज हैं, प्लस उन जो म्यूचुअल फंड के सम्स हैं वो भी। सॉरी। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का फॉर्मूला हम याद करेंगे, उसी के साथ उसके रिगार्डिंग जो सम है ना, वो भी हम साथ साथ ही देख लेंगे, जिससे हमारा म्यूचुअल फंड का चैप्टर कंप्लीट 100% हमारा रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने जीएसटी के भी काफ़ी चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं। जो चैप्टर लगभग 2 से 3 घंटे में हमारे रिवाइज होते हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। 100% कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जीएसटी के 15 से 20 मिनट के अंदर। ओके, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो पूछ लेता है कि हमें रिटर्न बताओ, रिटर्न कितनी कमाई है। कंप्यूट द मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल सा है, NAV1 माइनस NAV0 प्लस एनी अदर इनकम डिवाइडेड बाय NAV0। तो NAV1 हमें क्वेश्चन में दी होगी, NAV0 भी हमें क्वेश्चन में दी होगी, प्लस एनी अदर इनकम भी दी होगी डिवाइडेड बाय NAV0। तो हमारा आ जाएगा मंथली रिटर्न। फिर एक क्वेश्चन में पूछ लेता है रिटर्न के अगेंस्ट ही कि मान लो एक इन्वेस्टर है, उसके पास 300 यूनिट है, ठीक है, और उसे ये रिटर्न मिली है, मतलब कैपिटल गेन की और डिविडेंड वगैरह की, इसकी रिटर्न क्या होगी। तो हम वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, NAV1 माइनस NAV0 प्लस एनी अदर इनकम डिवाइडेड बाय NAV0। तो उसकी मंथली रिटर्न आ जाएगी। फिर उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमसे पूछ लेता है कि सपोज करो ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है ये अपनी इनकम को री इन्वेस्ट कर देता है। तो री इन्वेस्ट में क्या होगा, मान लो उसके पास स्टार्टिंग में जितने भी यूनिट होंगे, सपोज करो 300 यूनिट है, और उसको एनी अदर इनकम मिली है डिविडेंड और कैपिटल गेन की, मान लो 2.25 रुपए, 2 रुपए 25 पैसे। तो 300 यूनिट के साथ 2 रुपए 25 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो री इन्वेस्ट करने का हमारे पास फंड आ जाएगा। डिवाइडेड में उसने दे रखा होगा कि ये जो जो मनी है वो कितने में हमें री इन्वेस्ट करनी है। तो मान लो 12.5 दिए हुए हैं, तो हमारे पास 54 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब हम कैसे रिटर्न निकालेंगे। देखो 300 यूनिट पहले थे, 54 यूनिट और मिल गए, 354 टोटल यूनिट हो गए। 354 इंटू में NAV1 माइनस में पहले हमने हमारे पास 300 यूनिट थे, 300 इंटू में 12.25, ये हो गया NAV1 माइनस NAV0। फिर डिवाइड करेंगे किसे, NAV0, NAV0 हमारे पास कितने थे 300 यूनिट इंटू में जो NAV0 थी हमारे पास 12.25। ओके, तो इसकी रिटर्न आ जाएगी। वो हमें बताना है कि इन्वेस्टर को री इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। ये तो हो गए दो तरह से सम। फिर एक फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर कि एक्सपेंस रेशियो बताओ। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला है एक्सपेंस इनकट पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज NAV। अब एक्सपेंस इनकट पर यूनिट हमें दिया होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज NAV। एवरेज NAV मतलब ओपनिंग NAV प्लस क्लोजिंग NAV डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकल जाएगा हमारा एक्सपेंस रेशियो। और एक क्वेश्चन जो है ना होल्डिंग पीरियड रिटर्न का भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको दिया होगा कि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होगी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट है किस वैल्यू पे आपने इन्वेस्ट करी है, ठीक है, उसी और डिविडेंड की अमाउंट भी दी होगी। तब हमें क्या कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालेंगे। उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करी आपने और कितने NAV पे करी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे, ठीक है, अमाउंट बदले में कितने, बट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV जिस पे आपने इन्वेस्ट किया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। और आपको डिविडेंड मिला है मान लो टोटल 45,000 का, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितने आपको स्टार्टिंग में रिसीव हुए, तो आपको डिविडेंड पर यूनिट मिल जाएगा। फिर होल्डिंग पीरियड निकालना इजी हो जाएगा। कैसे, NAV जो एंड में होगी, मतलब NAV1 और माइनस NAV0 जो आपको स्टार्टिंग में जितने में आपने इन्वेस्ट करे थे, ओके, प्लस एनी अदर इनकम जो आपने अभी जस्ट निकाली है डिविडेंड से, डिवाइडेड बाय NAV0। ये तो आ गई आपके भाई किस मतलब कितने आपको क्या बोल होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल जाएगी मंथली बेसिस पे। ओके, फिर इसके अंदर मतलब ईयरली पूछ लेता है। तो आप देख लो कि मान लो इसने अक्टूबर में करी, तो बाद में 6 महीने और रह गए, तो ये तो आ गई 6 मंथ की। इसको 12 मंथ के करने के लिए जितना भी आपका आया इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपकी ईयरली रिटर्न निकल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि भाई एन वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो निकालो, मतलब अर्निंग तो निकालो, बट वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता है। उसके अंदर मतलब ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड इशू करे, मतलब 20 लाख यूनिट इशू करे 10 के हिसाब से, ठीक है, और उसके अंदर वो क्वेश्चन आता है ना कि टोटल एसेट्स मैंने टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब टोटल एसेट्स निकालने के लिए मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था वो मिसिंग बताएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, देखो कि म्यूचुअल फंड ने टोटल इशू कितना किया, 20 लाख यूनिट किए 10 के हिसाब से, तो 200 लाख उसके पास आ गए।
उसका इनिशियल एक्सपेंस हुआ 12 लाख का, वो हम लेस कर देंगे। उसने जो इन्वेस्ट करे 185 लाख के, वो हम लेस कर देंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल उसने उसने कुछ शेयर सेल कर दिए 60 लाख के 63 लाख में, तो 63 लाख को हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो पैसे आ गए 63 लाख, उसके अंदर उसने 56 लाख फिर इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 56 लाख को हम फिर से लेस कर देंगे। और जो उसने मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस टोटल तो हुआ 8 लाख का, बट उसने 10% एरियर बताया, मतलब हमने ये पे नहीं किया, तो हमारे से कैश नहीं किया, तो मतलब हम 90% 7.2 लाख वो लेस कर देंगे। फिर बोल देते हैं कि डिविडेंड मिला 2 लाख का, तो 2 लाख को हम ऐड कर देंगे। फिर लास्ट टाइम में बोल देते हैं कि जो रियलाइज अर्निंग है ना, वो हमने 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दी। रियलाइज अर्निंग कौन सी? 2 लाख का तो डिविडेंड मिला था, प्लस जो 60 लाख वाले शेयर 63 लाख में बेचे थे, तो 3 लाख का फायदा हुआ था, उसका भी 80%, वो उस दोनों हम लेस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब और लास्ट में बता देगा कि जो आपने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट कर रखे थे, बाद में जो इन्वेस्ट करे, उस टोटल की जो वैल्यू है ना आज मार्केट में, वो 198 लाख का है। तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है आज की? 198 लाख, प्लस हमारे पास कैश बैलेंस जो हमने ये एड लेस करने से निकला कितना, 0.8। टोटल एसेट्स हो जाएगी हमारे पास 198.8 की। ठीक है, और टोटल एसेट्स आ गई। अब टोटल एसेट में टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे पास जो 8 लाख का जो हमारा एक्सपेंस था, हमने 90% दिया, जो 10% जो एरियर है वो हम लेस कर देंगे, मतलब 0.8। अब हमारे पास टोटल एसेट्स में टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी, 198 की। ये तो होगी टोटल पूरे 20 लाख यूनिट्स के ऊपर, बट हमें तो पर यूनिट निकालना होता है। तो 20 लाख डिवाइडेड 198 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो हमारे पास आ जाएगी NAV1 लास्ट में कितनी, 9.9। अब NAV1 आ गई, NAV0 हमारे पास स्टार्टिंग में थी जो 20 लाख को यूनिट इशू करे थे 10 के हिसाब से, NAV0 होगी। एनी अदर इनकम भी है हमारे पास, कौन सी? जो डिविडेंड मिला 2 के हिसाब से, या फिर जो हमने कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया वो। बट याद रखना, सब ये जो डिविडेंड वगैरह है ये सब पूरे 20 लाख पे मिला है, कैपिटल गेन भी पूरे के शेयर पे है, तो हमें पर यूनिट के हिसाब से निकालनी है। NAV1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.9, 9.9 हमारी NAV1 माइनस NAV0 जो स्टार्टिंग में 10 के हिसाब से इशू किया था। ठीक है, प्लस एनी अदर इनकम जो 1.6 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, या फिर 2.4 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, 80% जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन दोनों के डिवाइड में 20 लाख कर ले, 20 करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पर यूनिट निकालना है, ये टोटल में है, डिवाइडेड बाय NAV0 10, तो हमारा आ जाएगा मेन सोल्यूशन। देखो हमारे पास टोटल एसेट्स निकल गई, ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके डिवाइडेड बाय 20 लाख किया, NAV1 आ गया, पर यूनिट के हिसाब से NAV0 पर यूनिट है, प्लस एनी अदर इनकम जो हमारी डिविडेंड की या फिर जो भी कैपिटल गेन की है वो पूरे पे दी हुई है, उसे भी हम 20 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय NAV0 पर यूनिट के हिसाब से हमारा मेन आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसके अंदर मतलब हमारे को क्या रखा होगा कि म्यूचुअल फंड ने ना भाई 10 लाख यूनिट इशू करे हैं 10 के हिसाब से, ठीक है, और इसी इसके अंदर उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मतलब इसी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, टोटल ये था, तो हम देख लेंगे भाई क्लोजिंग में कैश बैलेंस हमारे पास बचा या फिर कुछ नहीं बचा। तो देखो 10 लाख यूनिट दिया, 10 के हिसाब से 1 करोड़ आ गए। उसके उसने जो है इक्विटी शेयर में इशू करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इशू करे, डिबेंचर में इशू करे, अनलिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड में उसने इन्वेस्ट किए। टोटल उसने ले दे के ना लगभग 98 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए थे, मतलब 2 लाख का उसके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि जो इक्विटी शेयर है ना, उसकी क्लोजिंग की मार्केट वैल्यू ये होगी, और जो लिस्टेड डिबेंचर थे उसकी जो मार्केट वैल्यू है भाई इतनी बढ़ गई या फिर घट गई। तो हम देख लेंगे मतलब जो इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऐड कर लेंगे, प्लस डिबेंचर को ऐड कर लेंगे, जो अनलिस्टेड है प्लस जो लिस्टेड है उसकी भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको ऐड कर लेंगे, प्लस क्लोजिंग बैलेंस को हम ऐड कर लेंगे। ये तो होगी हमारी टोटल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सपेंस दिया होगा तो एक्सपेंस को लेस कर देंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स अपने पास निकल जाएगी। अब ये माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमारे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बता दिया था कि इतने यूनिट वो दे रहा है, तो ये उसकी आ जाएगी कितनी, NAV आ जाएगी। उसके बाद बता रखा होगा कि मतलब इस NAV से ना थोड़ा सा उसने पार्ट डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो जो हमारे पास टोटल आंसर आया था ना लास्ट में 11,55,1,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख करके 11.551, उसके अंदर से 0.8 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद की NAV जितनी भी आएगी 10.751, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमारे से मतलब म्यूचुअल फंड में एक क्वेश्चन एक इस हिसाब से भी आ सकता है भाई, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने इसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, इतने इतने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, और आज उसकी मार्केट वैल्यू ये है, तो हम और नंबर ऑफ यूनिट दिए होंगे, NAV कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो भाई हम देख लेंगे भाई कौन कौन से शेयर हैं, ठीक है, कितने कितने शेयर हैं, उनका प्राइस क्या है, शेयर इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करके उनकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी,
टोटल जितनी भी मार्केट वैल्यू आई, टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमारे को दिए होंगे, तो उसकी एनएवी आ जाएगी। फिर उसका सेकंड पार्ट ने पूछ लेते हैं, भाई एक इन्वेस्टर ने 30 लाख का चेक दिया, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हमारे एम लिमिटेड में हमारे इन्वेस्ट कर दो 8000 शेयर। तो हम क्या देखेंगे, भी 8000 शेयर एम लिमिटेड के कितने के हैं, मान लो 312.4 में है, ठीक है, और एम लिमिटेड के शेयर जो 312.4 के अंदर उसने लिए, उसने 30 लाख का चेक दिया था, और एक्चुअल में जो इन्वेस्ट हुए वो तो 24,99,200 हुए, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बच जाएगा कितना, कितना बचेगा, 5,08,000 रुपए का, ठीक है। तो अब हम कैसे देखेंगे, देखो सारे के पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट लाइन में कि एल एम एन पी जो भी हमारे शेयर हैं, और फिर कितने कितने शेयर हैं, मान लो एल के 20,000 थे, एम के पहले 30,000 थे, अब तो 8,000 और ले लिया ना, तो 38,000 हो जाएंगे। फिर एन के 20,000, पी के 60,000, जो इनटू में प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस हमारे को ऑलरेडी दिया ही होगा, वो प्राइस लिख लेंगे, ठीक है। तो इस सामने हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू के अंदर जो हमारा कैश बैलेंस बच गया था वो हम ऐड कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे। टोटल नंबर यूनिट में ध्यान रखना, पहले हमारे पास 6 लाख यूनिट थे, अब जो उसने 30 लाख का हमारे को चेक दिया, उसके भी तो कुछ यूनिट बने होंगे ना, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय जो हमारी नेट एसेट वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो आंसर आया था 78.8366, ठीक है। अब उसकी भी तो हमारे पास कुछ यूनिट बने, उसके यूनिट बन गए हमारे पास 38,053। तो अब टोटल नंबर यूनिट कितने हो गए हमारे पास, 6 लाख यूनिट पहले थे, 30 लाख का चेक आने के बाद जो हमने फर्स्ट पॉइंट से डिवाइड किया, 38,053 यूनिट ये हो गए। टोटल यूनिट हमारे पास हो जाएंगे 6,38,053, और हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी बनी, जो हमने मल्टीप्लाई करके आपस में भी निकाली थी, प्लस कैश बैलेंस हमने ऐड किया था, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा एनएवी आ जाएगी। फिर पूछा का होगा कि भाई सेकंड फाइव की एनएवी बता दो, सेकंड फाइव का भाई कुछ नहीं होगा, एक अलग से मार्केट जो रेट है अलग से दिया होगा, सेम वही प्रोसीजर करेंगे, सारे शेयर्स लिख लेंगे, और जो हमको रेट लिखना है वो सेकंड फैब का लिख लेंगे। याद रखना इसके अंदर भी जो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास सेकंड पॉइंट में बचा था जो 5,08,000 रुपए का, वो भी हमने लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद डिवाइड बाई टोटल नंबर यूनिट हमने सेकंड पॉइंट में निकाल लिए थे 6,38,053, इससे करने के बाद हमारे पास एनएवी आ जाएगी सेकंड फैब की। और